उच्चारण कर लेते हैं। तो अब हम लोग परः सन्निकर्षः संहिता इस सूत्र को पढ़ेंगे। यह सूत्र भी संज्ञा सूत्र है और इस सूत्र के द्वारा संहिता संज्ञा की जाएगी। कौन सी संज्ञा की जा रही है? संज्ञा। संहिता ये संज्ञा बोधक दल है और अवशिष्ट जो बच गया परः सन्निकर्षः वह क्या है? संगी बोधक दल। तो यह संहिता संज्ञा करता है। किसकी संहिता संज्ञा करता है? तो परः सन्निकर्षा की करता है। अब ये परः सन्निकर्षा का क्या मतलब है? सन्निकर्ष का मतलब होता है समीपता। सन्निकर्ष का मतलब क्या है? सामीप्य। तो सामीप्य की समीपता की संहिता संज्ञा इसके द्वारा की जाती है। और ये परः का मतलब है अतिशय। परः का अर्थ क्या है? अतिशय। अतिशय सामीप्य की संहिता संज्ञा इस सूत्र के द्वारा होती है। समझ आ गया जी? अतिशय परः मतलब अतिशय। तो अतिशय सामीप्य की इस सूत्र के द्वारा संहिता संज्ञा करनी है। अब सामीप्य किनका होना चाहिए? तो ये शब्द शास्त्र है। तो यहाँ वर्णों की सामीप्य की ही संहिता संज्ञा होती है। किसकी होती है? वर्णों की सामीप्यता। वर्णों का जो सामीप्यता है, वर्णों की जो समीपता है, उस समीपता की ही इस परः सन्निकर्षा संहिता के द्वारा संहिता संज्ञा की जाती है। समझ आ गया? इसी बात को क्या लिखते हैं ग्रंथकार? क्लियर हो गया? वर्णानाम अतिशयः सन्निधि। तो वर्णों की जो अत्यंत सन्निधि है, अत्यंत समीपता है, उस समीपता की ही संहिता संज्ञा की जाती है। लेकिन बताइए, हमको एक शब्द उच्चारण करते हैं, गौ शब्द लेते हैं। गौ। अब गौ में जिस समय गा का उच्चारण कर रहे हैं उस समय औ का उच्चारण करते हैं। जिस समय औ का उच्चारण करते हैं उस समय विसर्ग का उच्चारण करते हैं? नहीं करते, बाद में ही करते हैं। गौ। तो फिर अत्यंत समीपता वर्णों की कैसे मिलेगी? गौ इत्युक्ते यावत् वाग् गकारे वर्तते न तावत् औकारे, यावत् औकारे न तावत् गकारे न वा विसर्गे। यावत् विसर्गे, जब विसर्ग उच्चारण कर रहे हैं उस समय जो है गा में नहीं है हमारी वाणी, औ में भी नहीं। तो अत्यंत समीपता कभी मिल ही नहीं सकती। अत्यंत समीपता एक वर्ण की दूसरे वर्ण के साथ कभी भी अत्यंत समीपता मिलेगी ही नहीं। आप कह रहे हैं कि वर्णों की अत्यंत सन्निधि, अत्यंत सामीप्यता को क्या कहते हैं? संहिता। ऐसा करोगे तो देखिए आप प्रयोग बनाते हैं, सुधी उपास्य। अरे उपाध्याय ही सुधी होता है, इसलिए इसलिए गलत है। उपाध्याय मतलब उपेत्य अधीयते अस्मात्, जिसके समीप में जाकर के पढ़ा जाए उसको उपाध्याय कहते हैं। व्याकरण के अनुसार उपाध्याय की उत्पत्ति है उपेत्य अधीयते अस्मात्। उप आंग पूर्वक ईम अध्ययन से घय प्रत्यय करने में अपादान में उपाध्याय शब्द बनता है। श्रीमान कौन होते हैं? उपाध्याय ही होते हैं। सुधी, अच्छा छोड़िए, उपास्य की बात है। सुधी उपास्य क्या स्थिति है? सुधी उपास्य। जिस समय यहाँ संहिता होगी तभी तो आप संधि करेंगे। वृत्ति में लिखा संहितायाम, एक स्थाने यण स्यादचि संहितायाम विषय। संहिता की विषयता रहना चाहिए। संहिता क्या है ये तो यही सूत्र बताएगा। संहिता किसको कहते हैं? इसको तो परः संहिता, परः संहिता ये बताएगा। तो ये बताता है कि वर्णों की अत्यंत सन्निधि को क्या कहते हैं? संहिता। अब यहाँ ई वर्ण और उ वर्ण की अत्यंत सन्निधि मिलेगी नहीं। अत्यंत सन्निधि का मतलब क्या है? अभी देखो ये हाथ हमारे अलग अलग, इन दोनों को ये हमने जोड़ दिया, एकदम सट गए, तो कहेंगे एक हाथ दूसरे हाथ के अत्यंत निकट।
अत्यंत समीप अभी कहेंगे, अभी दूर में हो तो ये अलग है, ये अलग है, तो अत्यंत समीपता नहीं। अत्यंत सामीप्य कब होंगे, जब एकदम ऐसे सीधे रहे, ये संयोग हुआ जब दोनों में, तो हम कहते हैं इस हाथ के ये हाथ अत्यंत समीप में है, अत्यंत निकट में है। ऐसे कभी मिलेगा वर्णों में? तो वर्णों में तो अत्यंत समीपता मिल ही नहीं सकती, फिर ग्रंथकार कैसे कह रहे हैं वर्णों के अत्यंत सामीप्यता की, अत्यंत सन्निधि की संविदा संज्ञा। हमेशा एक वर्ण के उच्चारण करने के बाद जब दूसरे वर्ण का उच्चारण करते हैं तो एक स्वाभाविक विराम, उसको कोई रोक नहीं सकता, आवर्जनीय विराम। अब राम कहें तो 10 मिनट के बाद जो है वो दूसरा शब्द का उच्चारण करें, अथवा गाम, फिर रुक करके हमने कहा आनय, तो गाम आनय जो पहले हमने बोला था तो उसमें क्या हुआ, विराम थोड़ा ज्यादा बेहतर है, तो उतना विराम तो हमारे कारण हो रहा है। लेकिन स्वाभाविक गाम कहने में ही गा के बाद जब आ उच्चारण करते हैं उस समय भी एक विराम है, और वो कैसा विराम है, वह अवर्जनीय है, उस विराम का वारण नहीं किया जा सकता। गाम आनय जो 2 क्षण रुक करके हमने उच्चारण किया, ये विराम जो है इसका वारण किया जा सकता है, गाम आनय कहा जा सकता है। तो ये विराम तो वर्जनीय है, लेकिन ये यहाँ पर जो एक वर्ण के उच्चारण के बाद द्वितीय वर्ण के उच्चारण में एक स्वाभाविक विराम है, एक गैप है, उसका कभी वारण नहीं किया जा सकता, वो अवर्जनीय है। जब अवर्जन इसी कैसे अवर्जनीय है, तो ये गौ दृष्टांत से भाष्यकार ने कहा यावत वाक् गकारे वर्तते न तावत औकारे, जिस समय गा कह रहे हैं गौ शब्द में, उस समय औ नहीं कह रहे हैं, जिस समय औ का उच्चारण हो रहा है उस समय विसर्ग का नहीं हो रहा, गा का नहीं हो रहा। तो एक वर्ण के बाद दूसरे वर्ण के उच्चारण में एक स्वाभाविक विराम है, उस विराम को खत्म नहीं किया जा सकता। फिर अत्यंत सन्निधि का क्या मतलब, प्रश्न होगा कि तो अत्यंत सन्निधि का मतलब ये है कि जो अवर्जनीय विराम है वो तो रहेगा, उससे अधिक का व्यवधान ना होना, उससे अधिक का विराम ना होना। ये कितना विराम लगता है, तो अर्धमात्रा कालिक व्यवधान होता है। गा से औ उच्चारण के काल में कितना व्यवधान है, अर्धमात्रा का काल, जितना अर्धमात्रिक वर्ण के उच्चारण करने में जितना समय चाहिए उतना लगता है। अर्धमात्रा कालिक व्यवधान तो रहेगा ही रहेगा। संहिता का मतलब क्या है कि अर्धमात्रा से अधिक काल का व्यवधान ना होना, यही संहिता। अब यहाँ आप लोग प्रयोग करते हैं सुधी धन उपास, अगर धन बोल दिए तो वहां आधी मात्रा से ज्यादा का व्यवधान हो गया कि नहीं। इसलिए ये सुधी धन उपास में जो संहिता कभी होगी तो क्या लिखना है, सुधी उपास्य, ऐसा ही लिखना है। बच्चों को समझाने के लिए जो अध्यापक लोग वैसे पढ़ा देते हैं सुधी प्लस उपास, वस्तुतः वो ठीक नहीं, क्योंकि सुधी प्लस उपास से किए तो उस समय क्या नहीं है, संहिता गई, संहिता रहेगी नहीं, फिर कैसे आप संधि कार्य करें। संहिता का क्या मतलब है कि वर्ण एक वर्ण के उच्चारण के अनंतर द्वितीय वर्ण के उच्चारण में जायमान जो स्वाभाविक अर्धमात्रिक व्यवधान है उससे अतिरिक्त का व्यवधान ना होना, यही संहिता, यही अत्यंत सन्निधि, उसी को मानना है। संहिता के लिए पंक्ति याद कर लीजिएगा आप, अर्धमात्राधिक काल व्यवधान शून्यत्वम, संहितात्वम नाम किम, अर्धमात्राधिक काल व्यवधान शून्यत्वम, क्या है, अर्धमात्रा काल व्यवधान शून्यत्वम,
अर्धमात्राधिक काल व्यवधान शून्यत्वम अथवा रहितत्वमेव संहितात्वम। शून्यत्वम अर्धमात्राधिक काल व्यवधान शून्यत्वम। अर्धमात्रा से अधिक काल का व्यवधान ना होना ही क्या कहलाता है? संहिता। अर्धमात्रा का व्यवधान तो अवर्जनीय है, उसको तो वारण किया नहीं जा सकता। बात समझ गई? तो संहिता का मतलब क्या है? अर्धमात्रा से अधिक काल का व्यवधान ना होना, यही जो है संहिता। यहाँ शुद्धि उपास से उच्चारण करते हैं, ई के उच्चारण के बाद जब ऊ का उच्चारण करते हैं तो वहाँ अर्धमात्रा कालिक व्यवधान तो है, लेकिन अर्धमात्रा से अधिक काल का व्यवधान नहीं है, इसलिए इन दोनों वर्णों के बीच में संहिता रहती है और यहाँ पर संधि कार्य हो जाता है। बात समझ गया? तो संहिता शब्द को कोई पूछे संहिता किसको कहते हैं, संहिता के विषय में संधि कार्य करना है, तो आप एक वाक्य में बताइए कि अर्धमात्राधिक काल व्यवधान संहितात्वम। अर्धमात्रा से अधिक काल का व्यवधान ना होना, यही संहिता। क्लियर हो गया? अर्धमात्रा व्यवधान तो अवर्जनीय है, उसको कोई हटा नहीं सकता, तो यही संहिता का तात्पर्य है। क्लियर हो गया? चलो इसके आगे वाला सूत्र भी यही हम लोग पढ़ लेते हैं। आगे क्या सूत्र है? संयोग। देखिए बात और भी बहुत सारी है, तो हम सोचते हैं आपका केवल इतना ही हम पढ़ा रहे हैं जिससे आपका व्याकरण शास्त्र में प्रवेश हो जाए, क्योंकि ग्रंथ का उद्देश्य है पाणिनीय प्रवेशाय। पाणिनि विरचित व्याकरण शास्त्र में प्रवेश हो जाए, उतने इसी बात को ध्यान में रख करके हम पदार्थ बता रहे हैं। जहाँ आवश्यकता है वहाँ कुछ नया भी बताते हैं, और जहाँ नहीं आवश्यकता वहाँ पदार्थ छोड़ देते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि जितना बता रहे हैं इतना ही है बहुत सारा। व्याकरण तो सागर है, तो उसके लिए आपको बड़े ग्रंथ सब पढ़ना पड़ेगा, शेखर वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ सब और भी बातें सब आएंगी। लेकिन अभी जितना आवश्यक है, हमारा उद्देश्य है कि किसी भी सूत्र का जो परिष्कृत अर्थ है वो अर्थ ज्ञान है, उसके आगे की कोटियां सब छोड़ देते हैं, केवल अर्थ तक जाते हैं। वो अर्थ कैसे निकलेगा, परिष्कृत अर्थ, वहीं तक जो है हमारा उद्देश्य रहता है। तो अधिक जानना हो तो आप बड़े ग्रंथ में ही देखिए। सामान्यतया हमने संहिता पर विचार किया, वहां पर भी वृत्ति में जो अतिशयिता सन्निधि लिखा है उसका तात्पर्य किसमें है? अतिशय का मतलब अर्धमात्रा अधिक काल का व्यवधान ना होना, यही इसी में ग्रंथकार का भी तात्पर्य। अब सूत्र आ रहा है हलोनंतरा संयोग। इस सूत्र के द्वारा कौन सी संज्ञा होती है? संयोग संज्ञा। कौन सी संज्ञा करता है? संयोग संज्ञा। संयोग संज्ञा किनकी संयोग संज्ञा करता है? तो हल से। किनकी संयोग संज्ञा करता है? हलः। ये प्रथमा के बहुवचन का रूप, कहाँ का रूप है? प्रथमा के बहुवचन, प्रथमा के बहुवचन का, और अनंतरा भी प्रथमा के बहुवचन का रूप। तो हल वर्णों को उद्देश्य करके संयोग संज्ञा का विधान इस सूत्र के द्वारा किया जाए। उन हल वर्णों को कैसे होना चाहिए? तो हलः का विशेषण है अनंतराः। अनंतराः क्या है? हलः का विशेषण। अनंतराः कैसे बनता है? तो देखो एक अंतर शब्द है। क्या शब्द है? अंतर। अंतर का मतलब होता है व्यवधान। अंतर शब्द का क्या अर्थ है? व्यवधान। व्यवधान। अंतर का मतलब है व्यवधान, और अनंतर मतलब अंतर जहां ना रहे, व्यवधान जहां ना रहे उनको क्या कहेंगे? अनंतर। अर्थ स्पष्ट है? अंतर मतलब व्यवधान। न विद्यते अंतरम येषां ते अंतरः येषां ते अनंतरा। तो अनंतरा मतलब व्यवधान रहिता। अंतर मतलब व्यवधान, और अनंतर मतलब व्यवधान रहित, अव्यवधान। ठीक है? तो अनंतरा का अर्थ हो गया क्या? अव्यवधान। तो अब इसलिए लिखा अव्यवहिताः, मतलब व्यवधान रहिताः। तो व्यवधान रहिताः हलः संयोग संज्ञकाः स्युः।
सुना गया? व्यवधान से रहित जो हल है, व्यवधान से रहित जो हल है वो क्या होते हैं? संयोग संज्ञक। संयोग संज्ञक होते हैं। अच्छा, व्यवधान होता किससे? व्यवधान हमेशा विजातीय से होता है। अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, सब छात्र हैं, कोई छात्र आ जाता है तो उससे कोई व्यवधान नहीं होगा, वो भी जाकर के पीछे बैठ कर पढ़ने लगे, होगा व्यवधान? क्योंकि वो सजाती है। और यही हाथी आ जाए कमरे के अंदर, सब खिड़की कूद कूद के भागने लगे, भागेंगे कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो विजाती है। तो हमेशा व्यवधान किससे होता है जी? विजातीय से। दूसरे जाति वाले से ही व्यवधान होता है। अपने समाज के होंगे तो दिक्कत नहीं करेंगे, वो भी आप में आकर के आपको उत्सव मना रहे हैं सब, भाई राम जन्मभूमि का उत्सव मना रहे हैं। अब जो भी सनातन धर्मावलंबी होगा वो भी उत्सव मनाएगा, आकर के साथ में सम्मिलित हो जाएगा। दूसरा कोई होगा तो जो आके पटाखा फोड़ेगा, किसी को जला देगा करेगा। क्यों? क्योंकि वो विजातीय है। तो हमेशा व्यवधान किससे उत्पन्न होता है? विजातीय। कभी भी सजातीय से व्यवधान नहीं होता। समझा गया कि नहीं? हमेशा सजातीय से व्यवधान नहीं होता। व्यवधान किससे होता है? विजातीय स्वभाव। अब वर्णों के विषय में दो ही जाति है, हैं? कितनी जाति है? दो। एक हल वर्णों में रहने वाली हल्प जाति और अच में रहने वाली अश्व जाति, दो ही प्रकार के वर्ण। अब हलों की संयोग संज्ञा करना है तो बीच में कौन आ जाएगा? उससे विपरीत जाति क्या है? अच जाति। तो अगर बीच में आ गया अच तो व्यवधान हो जाएगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि अच जो है हल की अपेक्षा क्या है? विजातीय। सजातीय से कभी व्यवधान नहीं होता, ये नियम। हमेशा विजातीय से ही व्यवधान होता है। इसीलिए वृत्ति में लिखा अच भी अव्यवहित। अच भी की कहीं से वृत्ति नहीं आती, तो किस अभिप्राय से लिखा है? क्योंकि यहाँ व्यवधान रहित हलों की संयोग संज्ञा करना है। किसकी संयोग संज्ञा करना है? व्यवधान रहित हलों की। व्यवधान रहित हलों की संयोग संज्ञा करना है। और व्यवधान सर्वदा अचों से ही हो सकता है, विजातीय से होता है। और हल का विजातीय क्या है? अच है। इसलिए अच से ही व्यवधान संभव है। अच से व्यवधान संभव होने के कारण ग्रंथकार ने लिख दिया अच भी अव्यवहित। अचों के व्यवधान से रहित, जहाँ अचों का व्यवधान नहीं है, अचों के व्यवधान से रहित जो हल वर्ण है, उन हल वर्णों की क्या होती है? संयोग संज्ञा होती है। जैसे ये कृत्स्न शब्द कृत्स्न। अब कृत्स्न में देखो, ये जो ता दिख रहा है, सा दिख रहा है और ना दिख रहा है, इनमें किसी वर्ण का व्यवधान है? व्यवधान मतलब विजातीय किसी अच वर्ण का व्यवधान है? तो ये ता भी हल है, सा भी हल है, ना भी हल है। ना के बाद अच है लेकिन उसके पहले नहीं है, तो ये अचों के व्यवधान से रहित हो गया। अच के व्यवधान से रहित जो ये हल वर्ण है, ये क्या कहलाएंगे? संयोग संज्ञा। ये हो गया अचों के व्यवधान से रहित जो हल वर्ण, उन हल वर्णों की संयोग संज्ञा होती है। अब देखो किन हल वर्णों की संयोग संज्ञा होती है। अब यहाँ दो प्रकार से एक एक वर्ण की संयोग संज्ञा की जाए। भाई ता को भी संयोग माना जाए, सा भी एक संयोग है, ना भी एक संयोग। तो कृत्स्न शब्द में तीन संयोग संज्ञा मानी जाए, एक संयोग संज्ञा मानी जाए, एक भी संभव है, तीनों की मिला के एक संयोग संज्ञा। दो भी संभव है, ता और सा की एक संयोग संज्ञा, सा और ना की दूसरी संयोग संज्ञा। तीन पक्ष संभव है। कृत्स्न शब्द प्रयोग करते हैं तो यहाँ कितनी संयोग संज्ञा संभव है? तीन संभव है। क्या मतलब? एक एक की पृथक पृथक तीनों की संयोग संज्ञा एक पक्ष, तीनों की मिलाकर के एक संयोग संज्ञा दूसरा पक्ष, और दो दो की संयोग संज्ञा। इस प्रकार तीन पक्ष यहाँ संभव। कौन सा किया जाए? लोक में दोनों प्रकार का व्यवहार देखा जाता है। 5 मिनट। लोक में दोनों प्रकार का व्यवहार देखा जाता है। समुदाय में भी वाक्य की परिसमाप्ति होती है और प्रत्येक में भी समाप्ति होती है। जैसे हमने कहा ब्राह्मणाः भोज्यन्ताम्, ब्राह्मणों को भोजन कराओ,
तो 10 ब्राह्मण आए थे तो उसमें ऐसा है कि एक को कराना है दूसरे को नहीं कराना है, सभी को कराना है। ब्राह्मणा भोज्यंताम में प्रत्येक ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ क्या है, इसको कहते हैं प्रत्येक में वाक्य की परिसमाप्ति। ब्राह्मणा भोज्यंताम में जो भुजिक क्रिया है, भोजन क्रिया है, उसका संबंध किसके साथ है? प्रत्येक के साथ, है कि नहीं? भुजिक क्रिया, ब्राह्मणा भोज्यंताम में जो भोजन क्रिया है, भुजिक क्रिया है, उसका संबंध किसके साथ है? प्रत्येक ब्राह्मण के साथ है। इसको कहते हैं प्रत्येकम वाक्य परिसमाप्ति। प्रत्येकम वाक्य परिसमाप्ति, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको, और लेकिन ये नियम याद कर लीजिए कि ब्राह्मणा भोज्यंताम में प्रत्येक में वाक्य की परिसमाप्ति, प्रत्येक ब्राह्मण को भोजन कराया जाए। जैसे वृद्धिरादैच, वृद्धि संज्ञा करते हैं तो आदैच में जितने हैं, समुदाय की वृद्धि संज्ञा नहीं है, आ की भी वृद्धि संज्ञा है, ऐ की भी वृद्धि संज्ञा है, और औ की भी वृद्धि संज्ञा है। तो प्रत्येक में संज्ञा का पर्यवसान होता है किस नियम के अनुसार? प्रत्येकम वाक्य परिसमाप्ति, इस नियम के अनुसार। गुण संज्ञा प्रत्येक वर्ण की, पूरे समुदाय की नहीं। तो प्रत्येकम वाक्य परिसमाप्ति नियम को मानोगे तो प्रत्येक वर्ण की को क्या संज्ञा होगी? तीनों वर्णों की अलग अलग संयोग संज्ञा होने लगेगी। इस नियम के अनुसार प्रत्येकम वाक्य परिसमाप्ति, इस नियम के अनुसार। एक दूसरा भी नियम है समुदाय वाक्य परिसमाप्ति। समुदाय वाक्य परिसमाप्ति, समुदाय वाक्य परिसमाप्ति, ये दूसरा नियम। उदाहरण हम एक बता देते हैं, जैसे कहते हैं गर्गाः सतम दंड्यन्ताम, गर्गों को 100 रुपए दंड दीजिए, जुर्माना। तो किसी एक दंड को नहीं कहा गया, वो सारे दंड मिल करके, सारे गर्ग मिल करके वो उसको भरेंगे। तो गर्गाः सतम दंड्यन्ताम, तो इस गांव में इतना रुपए जो है कर लगा दिया गया, जुर्माना। तो कोई एक व्यक्ति देता है, सारा गांव मिल करके उस कर को भरता है। तो गर्गाः सतम दंड्यन्ताम में क्या होता है, ये जो दंड विधान है, ये जो दंडन है, तो क्या है, समुदाय में उसकी समाप्ति, पूरे समुदाय से लिया है। तो दूसरा नियम क्या है? समुदाय वाक्य परिसमाप्ति। तो समुदाय वाक्य परिसमाप्ति नियम को मानोगे तो किसकी संज्ञा होगी? तीनों की एक साथ, तीनों की एक संयोग संज्ञा होगी। किस नियम से? समुदाय वाक्य परिसमाप्ति। और प्रत्येकम वाक्य परिसमाप्ति में प्रत्येक की एक संयोग संज्ञा होगी। दोनों पक्ष मिलता है, कौन सा पक्ष स्वीकार किया है? प्रश्न की नहीं, दोनों विधायक शास्त्र। तो यहाँ पर ग्रंथकार कहते हैं कि प्रत्येकम वाक्य परिसमाप्ति न्याय नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि संयोग इतनी बड़ी संज्ञा है। संज्ञा किसको कहते हैं तो हम जानते हैं, लगभग ही संज्ञा करण। संज्ञा तो लाघव के लिए होता है, लगभग ही संज्ञा करण। संज्ञा नाम यतो न लघीया, संज्ञा उसको कहते हैं जिससे लघु कुछ हो न सके। छोटी सी छोटी संज्ञा करना चाहिए, की संज्ञा, भू संज्ञा, धा संज्ञा, इस प्रकार एक अक्षर वाली, कथनचित 2 अक्षर वाली संज्ञा करनी चाहिए। संयोग ये महती संज्ञा क्यों किया गया? तो संयोग ये महती संज्ञा क्यों है? अनवर्थ लाभ के लिए, इसलिए है अनवर्थ लाभ के लिए संयोग महती संज्ञा अनवर्थ लाभ। ये महासंज्ञा से क्या पता चलता है? संयुज्यन्ते, इसका अनवर्थक तो क्या है? अनवर्थ एक शब्द है, ये बार बार हम प्रयोग करेंगे आगे, जहां भी संज्ञा आएगा तो अनवर्थ शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अनवर्थ का मतलब क्या होता है? तो यथा नाम तथा गुण। अनवर्थ मतलब यथा नाम तथा गुण, ये तो उसका तात्पर्य है। शब्द से क्या निकलता है? अनुगतः अर्थेन, अनुगतः अर्थेन, अनुगतः अर्थेन इति अनवर्थ, मतलब अर्थानुसारी। क्या है अनवर्थ का मतलब? अर्थानुसारी। तो संज्ञा भी क्या है? अर्थ के अनुसार। संयोग शब्द का जो अर्थ होगा उसके अनुसार ही संज्ञा की गई। संयोग का क्या अर्थ है? तो संपूर्वक युज धातु से घय प्रत्यय करने में संयोग शब्द बनता है। यहाँ इसका जिक्र है संयुज्यन्ते अस्मिन्,
संयुज्यन्ते यस्मिन् समुदाये जिस समुदाय में वर्ण क्या हो जाए, मिल जाए, एकत्रित हो जाए, उस समुदाय की संयोग संज्ञा। बात समझ आ गया? दोनों पक्ष था, दोनों पक्ष में से कौन सा पक्ष स्वीकार किया जाए? प्रत्येक की संयोग संज्ञा, कि समुदाय की संयोग संज्ञा। तो उसके लिए ये संदेह खड़ा हो जाने पर हम लोग विचार किए कि संयोग ये महती संज्ञा है। महती संज्ञा का तात्पर्य है अनवर्थ लाभ। अनवर्थ मतलब अर्थानुसारी संज्ञा है। तो संयोग शब्द का जो अर्थ होगा उसके अनुसार ही संज्ञा किया जाएगा। संयोग शब्द का अर्थ क्या है? संयुज्यन्ते यस्मिन् समुदाये वर्णा। तो जिस समुदाय में वर्णों का क्या हो, संयोग हो, एकत्रित हो जाए, उसी को संयोग कहते हैं। तो पूरे समुदाय की ही संयोग संज्ञा करना है, प्रत्येक वर्ण की संयोग संज्ञा नहीं करना है। ये किससे निकलता है? अनवर्थ संज्ञा के कारण निकलता है। संयोग ये महती संज्ञा से ही पता चलता है कि प्रत्येक वर्ण की संयोग संज्ञा नहीं करना है, अभी तो समुदाय की संयोग संज्ञा करना है, इससे पता चलता है। दूसरी बात, अनंतरा बहुवचन भी लिखा है। प्रत्येक की संज्ञा करना होता तो बहुवचन नहीं लिखते, व्यवधान रहता हला बहुवचन करते हैं। इससे भी पता चलता है कि समुदाय की संयोग संज्ञा करना है। क्लियर हो गया? ये निश्चित हो गया कि एक एक की संयोग संज्ञा नहीं है, अभी तो समुदाय की संयोग संज्ञा है। लेकिन अब दो की किया जाए कि बहुत की किया जाए? तो भाष्यकार ने कहा जहाँ बहुत सारे हल एकत्रित रहें वहाँ दो की भी संयोग संज्ञा होती है और समुदाय की भी संयोग संज्ञा होती है। यत्र बहवः हलः संश्लिष्टाः तत्र द्वयोर बहूनां वा संयोग संज्ञा। समझा गया? जहाँ बहुत सारे हल एकत्रित रहें, संश्लिष्ट रहें, वहाँ दो की भी संयोग संज्ञा होती है और बहुत की भी संयोग संज्ञा होती है। ये भाष्य में प्रतिपादित किया गया। तो ये समझ जाइए, यहाँ दो की भी संज्ञा है, समुदाय की भी संज्ञा। नब्बे लोग परिष्कार करके केवल दो की ही संयोग संज्ञा मानते हैं, समुदाय की नहीं मानते। ये नब्बियों की। तो ये हम लोगों ने संयोग संज्ञा के विषय में हलोनंतराम संयोग को ग्रंथ की समाप्ति मतलब प्रकरण की समाप्ति परसों के पाठ में किया है।